हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है इसका। अगर आप अच्छी तरह से इसको आज के टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स 2 लेक्चर्स हैं जिनमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए देखते हैं। आज के टॉपिक में हम करेंगे न्यूक्लियर स्पिन एंड सिलेक्शन रूल। न्यूक्लियर स्पिन हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट क्योंकि न्यूक्लियर स्पिन यहाँ पर भी कनेक्ट हो रहा है इसलिए मैं एक बार और बता देती हूँ आपको कि न्यूक्लियस जैसे कि हमें पता है कि जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स स्पिन करते हैं और इलेक्ट्रॉन स्पिन तो करते ही हैं, वो साथ साथ ऑर्बिटल्स में चक्कर भी लगाते हैं, ये हम सबको पता है। इसी तरह से हमारा न्यूक्लियस भी स्पिन करता है। ठीक है, सारे न्यूक्लियस स्पिन नहीं करते, हम उन्हीं न्यूक्लियस को यहाँ पर स्टडी करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पिन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है ये स्पिन करता है, तो जब ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते, जिस समय सिर्फ एक न्यूक्लियस है जो अकेला रखा है, उस समय ये किसी भी डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है। ये ऐसे भी कर सकता है, ऊपर नीचे आजू बाजू इधर उधर, ये कहीं भी स्पिन कर सकता है। इसकी डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है और मैंने आपको बताया था कि उस कंडीशन को हम कहते हैं न्यूक्लियस की डीजेनरेटेड कंडीशन, डीजेनरेटेड स्टेट। देखिए इस तरह से ये इधर भी जा सकता है, ये ऐसे भी कर सकता है, इस तरह से भी कर सकता है, इस तरह से भी कर सकता है, ऊपर भी कर सकता है और नीचे भी स्पिन कर सकता है। एंड दिस इज कॉल्ड डीजेनरेटेड कंडीशन या डीजेनरेटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो जब ये न्यूक्लियस अकेला रखा है उस समय तो ये कहीं भी स्पिन कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम इसके दोनों तरफ एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लगाते हैं, तो क्या होता है उस कंडीशन में, फिर ये न्यूक्लियस जो है सिर्फ कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ही स्पिन करता है। एक तो लो पोटेंशियल स्टेट में और दूसरा हायर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में, दो ही कंडीशन में वो जो है स्पिन कर पाएगा। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम ये। तो जैसे कि हमें पता है कि हम समझ रहे हैं इस बात को, ये न्यूक्लियस अगर स्पिन कर रहा है तो इसका भी कोई स्पिन अगर कर रहा है तो एक स्पिन क्वांटम नंबर जनरेट हो जाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स में होता था। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पर ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये अगर स्पिन कर रहा है, ठीक है, तो स्पिन कर रहा है तो इसका एक स्पिन क्वांटम नंबर जनरेट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर एस। ठीक है, तो अगर ये स्पिन कर रहा है तो इसका भी एक स्पिन क्वांटम नंबर होगा, तो दैट इज आई। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ अकेला है तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर फिक्स होता है, दैट इज हाफ। बट न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और हर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग होता है, इसलिए न्यूक्लियस के लिए हम आई को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यही एक नंबर है। न्यूक्लियस के लिए आई का नंबर कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं, हाफ हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, हाफ 3/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, तो आई इसमें बहुत तरह के होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। ये इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम एस कह रहे हैं, स्मॉल एस, दैट इज इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर, और अगर मैं आई लिख रही हूं तो दैट इज स्पिन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या न्यूक्लियर लिख देते हैं, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर है इतना कि स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन कर रहा है तो स्पिन क्वांटम नंबर भी जनरेट होगा, उसमें फिक्स होगा, स्पिन क्वांटम नंबर इसके अलग अलग होंगे। इसके बाद हमने एक बात और डिस्कस की थी अपनी प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर से तो हमें ये पता चल गया कि स्पिन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं एस, तो स्पिन कर रहा है भाई वो, अगर ऐसे है तो ऐसे और ऐसे स्पिन कर रहा है। जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरा फेस सामने है, मैं ऐसे भी स्पिन कर सकती हूँ और ऐसे भी स्पिन कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी डायरेक्शन बदल दूं, बोर्ड की तरफ कर दूं और अब मैं स्पिन कर रही हूँ, तो स्पिन तो मैं अब भी कर रही हूँ, है कि नहीं। अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मैं अगर ऐसे कर रही हूँ तो दैट इज ऑल्सो स्पिन। तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन क्या है मेरा इस समय। अगर मेरा ओरिएंटेशन सामने है, या आप ऐसे समझिए ये मार्कर है,
इसका जो कैप है अभी ऊपर है और ये मार्कर स्पिन कर रहा है, ये ऐसे स्पिन कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये मार्कर का जो मैं इस तरह से कर दूं ओरिएंटेशन, स्पिन तो ये अब भी करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, या मैं इसका ओरिएंटेशन इधर कर दूं तो भी ये स्पिन करेगा, या इसका जो कैप है अगर हम ऐसे कर दें, इसका सिर नीचे और पैर ऊपर कर दें तो भी ये स्पिन करेगा। तो ये किस डायरेक्शन में रह के स्पिन कर रहा है, इसका ओरिएंटेशन क्या है, ये है इसका ओरिएंटेशन, ये इसका ओरिएंटेशन इस तरह से कर रहा है या इस तरह से कर रहा है, किस डायरेक्शन में जाके ये स्पिन कर रहा है, वो हमें कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। और वो मैंने बताया था आपको कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m को मैं ME लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। तो ME हम कैसे निकालते हैं, 2s+1 से। तो क्या निकलेगा इसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स है स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आया हमारा, 2। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2 हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन दो डायरेक्शंस में ओरिएंट होके स्पिन कर सकता है, और वो क्या क्या होंगे उसके नंबर, +12 और -12। क्लियर है ये बात। स्पिन क्वांटम नंबर ने तो बता दिया हमें कि हाफ होता है स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें दो नंबर बता रहा है कि दो डायरेक्शन में ओरिएंट होकर ये स्पिन करेगा, तो ये हमें इससे पता चल गया। सेम यही बात अगर हम यहाँ पर करें कि स्पिन क्वांटम नंबर, ये जो है इसके न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग तरह के हैं, लेकिन न्यूक्लियस हमारा किस डायरेक्शन में रह के स्पिन कर रहा है, किधर उसकी ओरिएंटेशन है, किधर ओरिएंटेड है, वो ऐसे ओरिएंटेड है या वो ऐसे ओरिएंटेड है, किस तरह से है वो, जैसे कि मैंने बताया ये एरो इधर की तरफ है या ये इधर घूम के स्पिन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, तो वो हमें बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ मैं न्यूक्लियस की अगर बात करूं तो मैं इसे लिखूंगी Mn, न्यूक्लियस के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके लिए हमने निकाला था 2s+1 से, जहां पर s इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर था, यहां पर मैं लिखूंगी 2i+1, I इज न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। तो होते तो ये बहुत सारे हैं, मतलब कोई भी हो सकता है इसमें से स्पिन क्वांटम नंबर, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर I की वैल्यू हाफ रखूं +1, तो यहाँ पर भी ये नंबर 2 आएगा, मतलब हमारा न्यूक्लियस दो डायरेक्शन में ओरिएंट होकर जो है स्पिन करेगा। किस कंडीशन में, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए तब, अदरवाइज अगर वो अकेला न्यूक्लियस है तो वो कहीं भी स्पिन करेगा, डीजेनरेटेड है। जनरेटेड कब होगा, जब उसके दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए, यही एनएमआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका हमारा प्रिंसिपल है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखिए, उसमें वहां पर मैंने किस तरह से हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया और न्यूक्लियस ने किस तरह से खुद को अलाइन किया मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, वो सब डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि इस तरह से हमारा ये जो न्यूक्लियस है दो डायरेक्शन में और अलाइन होगा, ठीक। जब तक आई होप समझ आ गया होगा, अकेला न्यूक्लियस डीजेनरेटेड कंडीशन में होता है, लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो जनरेटेड हो जाता है, मतलब फिर वो कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ही स्पिन करेगा, ओरिएंटेड होगा, ठीक। तो ये तो हो गई हमारी बात न्यूक्लियर स्पिन की। अब अगर हम बात करें कि सिलेक्शन रूल आपको पता है क्या होते हैं, कि भाई अगर हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं और सिलेक्शन रूल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसका मतलब है मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ कि कौन से ऐसे न्यूक्लियस हैं, कौन से ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनको हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, और कौन से ऐसे हैं जिन्हें हम स्टडी नहीं कर सकते। तो वो रूल्स हमें बताएंगे कि हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू कौन से न्यूक्लियाई को स्टडी कर सकते हैं, उन्हीं रूल्स को हम सिलेक्शन रूल्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। देखिए, अगर I की वैल्यू 0 हो, अगर न्यूक्लियस के लिए I, क्लियर हो गया होगा ये, ऐसा अगर हम कह रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। अगर मैं I लिख रही हूं दैट इज न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर है। तो अगर I की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है हमारा जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, दैट इज एनएमआर इनएक्टिव,
I 0 होगा तो NMR इनएक्टिव होगा, हम स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? हम तभी तो स्टडी कर सकते हैं जब हमारा न्यूक्लियस जो है वो स्पिन कर रहा है। भाई स्पिन कर रहा है तभी तो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया। जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे हम एक्सटर्नल। न्यूक्लियाई अपने आप को एक ऐसे लो पोटेंशियल एनर्जी की उसमें अलाइन कर लेगा। रेडियो वेव्स देंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो ये फ्लिप कर जाएगा। तो ये सब तभी तो होगा जबकि हमारा न्यूक्लियाई जो है न्यूक्लियस स्पिन कर रहा होगा। अगर वो स्पिन ही नहीं कर रहा तो फिर हम उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं? फिर तो उस पर कोई सेंस ही नहीं है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने का या रेडियो वेव्स देने का, अगर वो स्पिन ही नहीं कर रहा। तो अगर आई की वैल्यू 0 है इसका मतलब है उसमें कोई स्पिन नहीं है, स्पिन नहीं कर रहा वो, तो फिर हम उसको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू स्टडी नहीं कर पाएंगे। एंड तब उस कंडीशन में हम कह देंगे कि हमारा जो न्यूक्लियस है एनएमआर इनएक्टिव है। और अगर आई की वैल्यू हमारी हाफ है, 3/2 है, 5/2 है, 1 है, 2 है, 3 एंड सो ऑन, इस टाइप की कोई भी वैल्यू है तो फिर दैट वो जो न्यूक्लियाई है वो कहलाएंगे हमारे एनएमआर एक्टिव, और उन्हें हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पर चार्ट बना रही हूँ, उससे आप इजीली समझ जाएंगे कि क्या है। ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। देखिए जो भी स्पिन करेगा हमारा जो न्यूक्लियस है वो किस पर डिपेंड करेगा? उसमें कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के लिए तो फिक्स है, स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अकेला है, उसका स्पिन क्वांटम नंबर फिक्स हो गया। लेकिन न्यूक्लियाई तो सब अलग अलग है, किसी में प्रोटॉन का कुछ नंबर है, किसी में न्यूट्रॉन का कुछ नंबर है। तो उसके स्पिन किस पर डिपेंड कर रहे हैं न्यूक्लियस के? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर पर। तो देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास नंबर, एग्जाम्पल, और यहां पर मैं लिख रही हूं आई की वैल्यू। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन के जो नंबर है वो इवन हो, प्रोटॉन का नंबर इवन और न्यूट्रॉन का नंबर भी इवन हो, तो मास नंबर भी हमारा इवन आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिखती हूं मैं, यहां पर हम लिख सकते हैं 2He4 या फिर 4Be8, या फिर हो सकता है हमारा 8O16 या फिर 16S32। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और क्या हो सकता है यहाँ पर 6C12। अब आप ये सब देखिए जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर, इसमें प्रोटॉन का नंबर कितना है? इवन। जो भी लोग यहाँ पर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये लेक्चर देख रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आराम से निकाल पाएंगे कि मैंने जो ये एग्जाम्पल लिखे हैं इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर कितने हैं। अगर तब भी आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ये जो नीचे लिखा है दैट इज एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर नंबर लिखा है दैट इज मास नंबर। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन का नंबर होता है। तो इवन नंबर आ गया हमारा। अगर हीलियम की बात करें तो 2 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन का नंबर इवन। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे हम? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। मतलब मास नंबर में से न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो कितना हो गया? 4 - 2 2। तो इसमें प्रोटॉन भी 2 हुए और न्यूट्रॉन भी 2 हुए। ऐसे ही सब एग्जाम्पल्स आप चेक कर लीजिए, सब में प्रोटॉन का भी नंबर इवन है, न्यूट्रॉन का नंबर भी इवन है, और मास नंबर जो ऊपर लिखे हुए नंबर है ये भी इवन है। तो इस तरह के जो भी हमारे न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, जिनमें प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर इवन, मास नंबर इवन होगा, वो कहलाते हैं हमारे एनएमआर इनएक्टिव। इनको हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी नहीं कर पाते। आई की वैल्यू इनके लिए क्या होती है? आई की वैल्यू क्या होती है इनके लिए? 0। तो ये हो जाते हैं हमारे एनएमआर इनएक्टिव। ठीक है, ये एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन, अगर प्रोटॉन ऑड नंबर या इवन नंबर हो, ये इवन हो या ऑड हो, मतलब दोनों में से कोई भी हो, ये ऑड हो, ये इवन, या ये इवन, ये ऑड, तो हमारा जो मास नंबर है वो क्या आएगा? ऑड आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे?
जैसे कि 1H1 है ना, प्रोटियम हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है। और क्या हो सकता है इसमें? इसमें दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 6C13, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब आप चेक कर लीजिए, इसमें प्रोटॉन का नंबर 1 ऑड नंबर है, न्यूट्रॉन का नंबर 1 में से 1 माइनस किया 0 मीन्स न्यूट्रॉन का नंबर इवन, 0 इज इवन इवन। ऐसे ही कार्बन इसमें देख लीजिए 6C13, कार्बन के दो आइसोटोप है ना 6C12, ये तो IMR इनएक्टिव है, और ये 6C13 दैट इज IMR एक्टिव, क्योंकि देख लीजिए आप इसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर में से इसे माइनस किया तो न्यूट्रॉन का नंबर ऑड आ गया। क्लियर है ये बात? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकाल लिए, ऑड नंबर मास नंबर ऊपर देख लीजिए ऑड नंबर आ रहे हैं। तो इस तरह के जो भी न्यूक्लियाई होंगे वो उनके लिए आई की वैल्यू होगी या तो हाफ या 3/2 या 5/2 7/2, इस तरह की वैल्यू आएगी उनके लिए आई की। और इस कंडीशन में वो क्या कहलाते हैं? IMR एक्टिव, IMR एक्टिव होते हैं ये। ठीक, अब तीसरी कंडीशन, अगर हमारे प्रोटॉन का नंबर भी ऑड हो और न्यूट्रॉन का नंबर भी ऑड हो तो मास नंबर हो जाएगा हमारा इवन। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें 1H2, ये हाइड्रोजन का दूसरा ड्यूटेरियम होता है 1H2, ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, ये भी NMR एक्टिव होता है। और हम ले सकते हैं 7N14, ये भी इसमें चेक कर लीजिए आप, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास नंबर, ये इसके लिए आई की वैल्यू आती है हमारी 1 2 3 इस टाइप की वैल्यूज आती हैं। इस कंडीशन में भी जो हमारा न्यूक्लियाई है दैट इज NMR एक्टिव, एक्टिव होगा ये। तो हमारा सिलेक्शन रूल क्या कहता है? ये बहुत काम का है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हमारा सिलेक्शन रूल क्या कहता है? अगर I 0 है तो वो न्यूक्लियाई NMR इनएक्टिव होंगे, हम उन्हें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू स्टडी नहीं कर सकते। और आप समझ भी गए होंगे क्यों स्टडी नहीं कर सकते, जब हमारा I 0 है, स्पिन हो ही नहीं रहा न्यूक्लियस में, तो हम उसे स्टडी नहीं कर पाएंगे। हम उन्हीं न्यूक्लियाई को स्टडी करेंगे जो कर पाएंगे जो जिनके जो न्यूक्लियस में स्पिन हो रहा होगा। अब चाहे उसका I न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर इस तरह का हो या ये हो, ठीक है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। अब एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो कंपाउंड्स पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रोजन भी होगा उसमें, कार्बन भी होगा उनमें। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, ये क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे कि मैं लिखूं ये CH3CH2OH, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। अब मुझे इसका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू इसको स्टडी करना है। अच्छा, एक चीज हम अभी मिस कर रहे हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमें पता होना चाहिए। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम करते क्या है, ठीक है, न्यूक्लियस को समझ लिया हमने, स्पिन समझ लिया, किस तरह से करते हैं वो भी समझ लिया। अब NMR में हम करते क्या है, पहले आप ये समझिए। देखिए, इसमें जैसे मैंने ये लिखा कंपाउंड, इसमें हाइड्रोजन है, ये H3, ये H2 और ये H, ये 1H है, ये 2H है, ये 3H है। बट इन तीनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है। ये H जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये वाले जो H है ये कार्बन से है, पर इस H के नेबर में, जो इसका नेबर है, इसका जो पड़ोसी है, 3 प्रोटॉन और है उसके पास, 3H है, 3H है उसके पास। तो इन तीनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है और ये तीनों 3 सिग्नल देते हैं NMR में। इसका मतलब ये है कि जब भी हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें H एटम कितने हैं, और अगर मान लीजिए 2 हैं या 3 H एटम है तो वो किस किस कंडीशन में, किस क्या उनका एनवायरनमेंट है। जैसे मैं भी हाइड्रोजन हूँ और मेरे पास में भी हाइड्रोजन है, मैं अगर ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हूँ और दूसरा क्लोरीन से जुड़ा हुआ है तो मेरा अलग सिग्नल आएगा और उस सामने वाले हाइड्रोजन का दूसरा सिग्नल आएगा। जैसे कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन अलग सिग्नल देगा क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ है, ये अलग सिग्नल देगा, ये एक तरफ इधर जुड़ा हुआ है OH से और इधर CH3 से जुड़ा हुआ है, और ये CH3 सिर्फ CH2 से जुड़ा हुआ है। तो इस कंपाउंड के 3 सिग्नल आएंगे NMR में, ठीक है। तो हम NMR में क्या करते हैं, हम बेसिकली पता लगाते हैं इसमें कितने हाइड्रोजन है और वो किस किस कंडीशन में है, उनके जो एनवायरनमेंट है, उनके आसपास क्या क्या आइटम जुड़े हुए हैं।
ये हम पता लगाते हैं किससे, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है कि H से ही हम पता लगाएं, हम C से भी पता लगा सकते हैं। कैसे? अब आप कहेंगे C तो NMR इनएक्टिव है, ये वाला C NMR इनएक्टिव है 6C12, जो हमारा 6C13 है, ये है NMR इनएक्टिव। ये जो 6C13 है दैट इज NMR एक्टिव, ये तो NMR एक्टिव है, कार्बन के 2 आइसोटोप है ना, तो ये वाला तो NMR एक्टिव है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं। तो हम कार्बन से अगर हमें पता लगाना है, कार्बन की पोजीशन देखनी है, तो जिस NMR को हम यूज करते हैं दैट इज C13 NMR, या हम इसको प्यार से कहते हैं CMR, कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, और दूसरा जो हमारा है वो है, हम पता लगाते हैं इससे H1 NMR। ठीक है, H1 आपको पता ही है प्रोटॉन है, H1 प्रोटॉन है ना, देखिए 1H1 एटॉमिक नंबर 1 मतलब प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन कितना हुआ, मास नंबर में से 1 माइनस कर दिया 0, तो इसका मतलब है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं वैसे तो 1H1 को, तो ये प्रोटॉन है तो इसको हम क्या देते हैं PMR, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्लियर है ये बात? तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी दो तरह से होगी, अगर C13 से कर रहे हैं हम, मतलब कार्बन की पोजीशन देख रहे हैं हम अपने कंपाउंड के अंदर, तो उसको हम कह देंगे C13 NMR, CMR जिसे हम कहेंगे। और अगर हम हाइड्रोजन की पोजीशन देख के हम अपने कंपाउंड का पता लगा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड H1 NMR, या जिसको हम कह देंगे प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस या PMR। तो क्वेश्चन आता है इस तरह से कि अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन से पता लगा सकते हैं, कार्बन से नहीं, तो कार्बन से भी पता लगा सकते हैं, बट किससे, C13 से। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको कि न्यूक्लियस किस तरह से स्पिन करता है। फिर से बता देती हूँ, अगर वो अकेला न्यूक्लियस है तो वो किसी भी डायरेक्शन में स्पिन करेगा, कहीं भी स्पिन करेगा वो, लेकिन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर देते हैं तो वो फिर सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पोजीशन में ही खुद को अलाइन कर सकता है, और वो होती है लो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट और हाई पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम उन्हीं न्यूक्लियाई को स्टडी कर पाएंगे जिनमें स्पिन, जिनके न्यूक्लियस मतलब उन्हीं न्यूक्लियाई को स्टडी कर पाएंगे जो स्पिन करते हैं, जिनके लिए आई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उन्हीं को स्टडी कर पाएंगे। जिनके लिए आई की वैल्यू 0 है, जो स्पिन ही नहीं कर रहे, जो बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल कोई स्पिन नहीं कर रहे, जिनमें उनके लिए आई 0 है, उन्हें हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी नहीं कर सकते। उसके मैंने आपको पूरा चार्ट के थ्रू बनाकर बता दिया था कि किन किन को कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, इसमें हीलियम को नहीं कर सकते, बेरिलियम, ऑक्सीजन को हम स्टडी नहीं कर सकते, एस सल्फर को, और कार्बन, इसको भी हम स्टडी नहीं कर सकते। और जो एक्टिव है वो ये है हमारे, और भी बहुत से हैं न्यूक्लियाई जिनको हम स्टडी कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन क्या है, सिलेक्शन रूल क्या है, आई की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये दो तरह का हमने पढ़ा, C13 NMR और H1 NMR। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।